तो हम लोग आज हिस्ट्री के पीटी के पर्सपेक्टिव से यानी प्रीपी आपकी प्रारंभिक परीक्षा के संदर्भ में एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, उसको हम लोग चेक करेंगे। और कई बार क्या होता है कि इस सेक्शन को बच्चे नहीं पढ़ते हैं, कि बोलते हैं सर बहुत बोरिंग है और इसमें से है ना, लेकिन यहाँ से जब भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बहुत ही डायरेक्ट पूछे गए हैं और बहुत सिंपल पूछे गए हैं, इसलिए ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बात कर रहा हूँ पूर्व मध्यकाल की, ओके, प्री मिडाइवल एरा की, प्री मिडाइवल एरा यानी पूर्व मध्यकाल। मैं पूर्व मध्यकाल की बात कर रहा हूँ, इसी को आप लोग कहते हैं राजपूत पीरियड भी, राजपूत काल भी इसे कहा जाता है, ठीक है। याद रखेंगे इसे सामंत काल भी कहते हैं, सामंतवादी काल या फ्यूडरल एरा, फ्यूडरल एरा क्या कहते हैं, फ्यूडरल एरा। ये कब से कब तक है? ये एंसेंट इंडिया का ही पार्ट है, बेसिकली एंसेंट इंडिया का ही पार्ट है, और यह है 750 एडी से लगभग 1206 एडी तक, क्योंकि 1206 के बाद क्या होता है, मिडाइवल इंडिया शुरू होता है, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन पर आते हैं, तुरंत देखते हैं। पहला क्वेश्चन है लिंगराज टेम्पल से रिलेटेड है कि इसका फाउंडेशन किसने रखा था, लिंगराज टेम्पल। ऑप्शन है यदाति केसरी पहला, बी है प्रताप रुद्रदेव, तीसरा है लाला तेंदुरु केसरी, और चौथा है नरसिंह देव ने। 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो याद रखेंगे कि इसका जो उत्तर होगा, सही जो होगा वह है पहला ऑप्शन फर्स्ट, और यह है ययाति केसरी। जो ऑप्शन ए है वो सही है, वह है ययाति केसरी, ओके। ऑप्शन 1 ययाति केसरी, और यह बेसिकली 11वीं सेंचुरी में यानी 11वीं शताब्दी में यह बनाया गया था टेम्पल। यह कहाँ पर है? उड़ीसा में है। उड़ीसा में कहाँ पर है भैया? तो भुवनेश्वर, भुवनेश्वर में है। और ययाति केसरी किस राजवंश के शासक थे? तो बेसिकली याद रखेंगे सोम राजवंश के थे, ठीक है, सोम राजवंश। अच्छा, एक बात और ध्यान में रखेंगे कि जो लिंगराज मंदिर है यह नागर शैली में बना हुआ है। बेसिकली किस शैली में बना हुआ है? नागर। उत्तर भारत के सारे मंदिर नागर शैली में बने हैं, नागरा स्टाइल में बने हुए टेम्पल्स हैं। और एक बात ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर उड़ीसा में नागर शैली ने कुछ विशिष्ट रूप को ग्रहण किया, यानी कुछ स्पेसिफिक चीज़ों को भी अडॉप्ट किया, ठीक है। और इसलिए इसको थोड़ा नागर शैली की एक उपशैली के रूप में देखते हैं, एक उपशैली है ना, नागर शैली की एक उपशैली के रूप में देखते हैं। इसको बोला जाता है उड़ीसा शैली भी कहा जाता है, या इसको देउल शैली भी कहा जाता है, देउल शैली। क्या कहते हैं? देउल शैली भी कहा जाता है। उड़ीसा के मंदिरों को नागर शैली में ही है, लेकिन ये उड़ीसा शैली भी कह सकते हैं इसको, या देउल शैली भी कहते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा और भी ध्यान रखेंगे, एक बात और भी, कि जैसे नागर शैली में आपको पता ही होगा कि जैसे मंदिर जो बनते थे वो रेखीय शिखर होता था, है ना। कौन सा शिखर था? रेखीय। तो यहाँ पर भी आपको रेखीय शिखर मिलेगा, रेखीय शिखर मिलेगा। ऐसे ऊपर में जो था ये अमलाक है, इसको क्या बोलते थे? अमलाक। इसके ऊपर में एक छोटा सा कलश होता था, कलश। लेकिन फिर ये नागर शैली की प्रमुख विशेषता है, रेखीय शिखर है ना, कॉनिकल टावर। लेकिन यदि ये एक उपशैली थी तो इसकी भी कुछ विशिष्ट बातें रही होंगी। तो यहाँ पर जो गर्भगृह होता था, जहाँ मूर्तियाँ रहती हैं, उसे आप गर्भगृह कहते हैं। इसे देउल कहा गया है। क्या कहा गया है? देउल। और यहाँ पर जो मंडप है, इन्हें मंडपों को कहा गया, एक मंडप है जगमोहन, जगमोहन मंडप। फिर कुछ और मंडप भी थे, जैसे भोग मंडप,
तो ये विशेषता है किसकी? उड़ीसा शैली के मंदिर की। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। मतलब यहाँ पर नागर शैली के जो गर्भगृह था उसको क्या बोलते हैं? देउल बोलते हैं। और उड़ीसा शैली में जो मंडप है, नागर शैली में भी मंडप बनते थे, लेकिन उड़ीसा शैली के जो मंडप है उसमें एक मंडप जगमोहन मंडप है जो आपको केवल उड़ीसा शैली में ही मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे। अगला प्रश्न है अग्निकुंड सिद्धांत। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, राजपूत काल से संबंधित, क्योंकि मैंने कहा भी कि इस काल को राजपूत काल कहते हैं। जरा देखिए, क्वेश्चन है कि अग्निकुंड सिद्धांत से संबंधित राजपूत वंश थे। मतलब अग्निकुंड सिद्धांत से संबंधित राजपूत वंश कौन कौन से थे? पहला ऑप्शन है गुर्जर, चालुक्य, परमार, सोलंकी। दूसरा है गुर्जर कौमा, प्रतिहार, परमार, सोलंकी। तीसरा है गुर्जर, सोलंकी, परमार, चौहान। और चौथा है प्रतिहार, चौहान, परमार, गुर्जर। तो इसका सही उत्तर है सी है। वह कौन कौन है? गुर्जर। गुर्जर को ही गुर्जर प्रतिहार भी कहते हैं, याद रखेंगे। दूसरा है चौहान, तीसरा है परमार और चौथा है सोलंकी। याद रखेंगे, सोलंकी को ही चालुक्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चालुक्य। तो ये अग्निकुंड सिद्धांत। अभी अग्निकुंड सिद्धांत है क्या, यदि इस पर चर्चा करें तो देखिए, अग्निकुंड सिद्धांत जो है, अग्निकुंड सिद्धांत फायर पिट थ्योरी है, जो है फायर पिट थ्योरी जो है, ये बेसिकली एक बुक है, उसका नाम है पृथ्वी राज रासो। एक बुक है पृथ्वी राज रासो, जिसको लिखा था चंद्र बरदाई ने। चंद्र बरदाई ने लिखा था। और इस बुक के अनुसार कहा गया कि वशिष्ठ मुनि ने, है ना, वशिष्ठ मुनि ने माउंट आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया। पृथ्वी राज रासो बुक में चंद्र बरदाई ने लिखा कि वशिष्ठ मुनि ने माउंट आबू जो राजस्थान में है वहाँ पर एक यज्ञ किया, और उस यज्ञ के उपरांत उसके बाद 4 राजपूत जातियों का उद्भव हुआ। और कौन सी 4 राजपूत जातियाँ थी? तो गुर्जर, प्रतिहार, चौहान, परमार और सोलंकी या चालुक्य। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन पर और देखते हैं। अगले क्वेश्चन पर है त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत किसने की? त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत किसने की? पहला है वत्सराज, दूसरा धर्मपाल, तीसरा ध्रुव और चौथा है नागभट्ट। तो याद रखेंगे, इसका उत्तर है वत्सराज। अब ये त्रिपक्षीय संघर्ष क्या है, जरा समझिए। होता क्या है कि पूर्व मध्यकाल यानी वही प्री मिडाइवल एरा, ओके, इस एरा में क्या होता है कि कन्नौज पर अधिकार के लिए इधर से पाल राजवंश यानी बंगाल से, दक्कन से राजपूत राजवंश और इधर से उत्तर पश्चिम से गुर्जर प्रतिहार राजवंश जो कहा गया था, वो राजवंशों ने लगातार 200 वर्षों तक युद्ध लड़ा इसी काल में। इसी को कहा गया है त्रिपक्षीय संघर्ष। तो इसकी शुरुआत किसने की थी? इसकी शुरुआत की थी वत्सराज ने। और याद रखेंगे, ये वत्सराज जो है ये गुर्जर प्रतिहार शासक थे। इन्होंने ही त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत की थी। दूसरा पॉइंट, यदि आपसे पूछे कि ये त्रिपक्षीय संघर्ष को अंतगत्वा किसने जीता, तो गुर्जर प्रतिहारों ने ही जीता। इसको भी ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बगदाद का निवासी। यहाँ पर ध्यान देंगे, बगदाद का निवासी के बारे में बात हो रही है, नाम हो रहा, और उसका नाम है अल मसूदी। प्रश्न है कि बगदाद का निवासी अल मसूदी किसके समय भारत आया था? ऑप्शन है महेंद्रपाल, दूसरा महिपाल, तीसरा मिहिर भोज, चौथा यशपाल। तो याद रखेंगे, ये गुर्जर प्रतिहार शासक महिपाल, गुर्जर प्रतिहार शासक याद रखेंगे कौन? गुर्जर प्रतिहार शासक महिपाल के समय आया था, भारत आया था। कौन था? अल मसूदी, बगदाद का यात्री। ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, एक बात ध्यान रखेंगे
कि अल मसूदी ने, है ना, गुर्जर शासकों को कहा है बोरा। क्या कहा है? बोरा। याद रखेंगे। अच्छा, एक और यात्री है जो गुर्जर प्रतिहार राजवंश की यात्रा करते हैं, वो एक अरबी यात्री था, अरबी यात्री, इसको भी ध्यान रखेंगे, सुलेमान। और सुलेमान ने जो भारत की यात्रा की थी, उस समय गुर्जर प्रतिहार शासक जो थे वो थे महेंद्र पाल। ठीक है, ये पहले आता है और अल मसूदी बाद में आता है, पहले इसको समझ लीजिए। सुलेमान जो अरबी यात्री है वो पहले आता है, वो महेंद्र पाल के समय आता है, गुर्जर प्रतिहार शासक महेंद्र पाल के समय, वो अरबी यात्री है। और अल मसूदी जिस पर हमारा प्रश्न था वह महिपाल के समय आता है, और उसने गुर्जर शासकों को क्या कहा है? बोरा कहा है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं और देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का कि राणा कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किया। ठीक है, और दूसरा है स्टेटमेंट है कि वह सिसोदिया राजवंश से संबंधित थे। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है केवल एक सही, केवल दो सही, दोनों सही या दोनों गलत। तो याद रखेंगे इसमें दोनों के दोनों सही हैं। राणा कुंभा जो है, याद रखेंगे, राणा कुंभा एक महानतम शासक है मेवाड़ के, क्योंकि मेवाड़ की ही राजधानी क्या है? चित्तौड़ होती है। चित्तौड़ किसकी राजधानी है? मेवाड़ की। मेवाड़ के जो भी शासक होंगे वो चित्तौड़ से ही शासन करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने किसका क्या था? विजय स्तंभ। याद रखेंगे विजय स्तंभ का निर्माण इन्होंने एक जीत के बाद किया था। एक जीत को यादगार करने के लिए इन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण किया था। माना जाता है कि मालवा का एक शासक था महमूद खिलजी। मालवा के शासक महमूद खिलजी को हराने के बाद इसने चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किया था। किसने? राणा कुंभा ने। राणा कुंभा, एक बात याद रखेंगे, राणा कुंभा बहुत ही विद्वान भी हैं और संगीत प्रेमी हैं। इन्होंने संगीत पर कई बुकें लिखी हैं, जैसे संगीत रत्नाकर, सुप्रबंध, ठीक है, संगीत मीमांसा, संगीत मीमांसा इत्यादि, है ना, ये सब संगीत पर बुक राणा कुंभा ने लिखी है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न है, बड़ा ध्यान से समझेंगे कि यहाँ पर है हरिक्ले नाटक। ठीक है, हरिक्ले नाटक के रचयिता कौन थे? पहला ऑप्शन है परमार शासक भोज, दूसरा ऑप्शन है चौहान शासक सोमेश्वर, तीसरा ऑप्शन है चौहान शासक विग्रहराज, और चौथा है मेवाड़ के शासक राणा कुंभा। तो इसका ऑप्शन सी सही है। चौहान शासक कौन थे? विग्रहराज। याद रखेंगे विग्रहराज चतुर्थ है, जिन्हें विसल देव भी कहा जाता है, विसल देव। याद रखेंगे ये हरिक्ले नाटक के रचयिता है विसल देव। इन्हीं को क्या कहा जाता है? विग्रहराज चतुर्थ भी कहा जाता है। एक बात यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। ठीक है, एक बात और भी जान लीजिए, इस नाटक, यह नाटक पूरा का पूरा एक मस्जिद है, उस पर लिखा हुआ पाया गया है। एक मस्जिद की दीवारों पर पूरी की पूरी नाटक क्या है? वो लिखी हुई है। वो मस्जिद कहाँ है? अजमेर में है, और मंदिर का नाम है अढ़ाई दिन का झोपड़ा। आपको पता होगा ये अढ़ाई दिन का झोपड़ा या ढाई दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ने बनाया था। कई बार प्रश्न आया है कि कुतुबुद्दीन के जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो मस्जिद बनाया था कुतुबुद्दीन ने अजमेर में, उसकी दीवारों पर कौन सा नाटक चित्रित है या लिखा हुआ है? तो विसल देव का हरिक्ले नाटक। याद रखेंगे। आगे पढ़िए। अगला क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस राजवंशों ने किया? खजुराहो में बहुत सारे मंदिर बने हैं, आपको पता है। तो खजुराहो में जो मंदिर बनाए गए हैं वो चंदेल शासकों ने बनाए हैं। ठीक है, याद रखेंगे
चंदेल शासकों ने बनाया है। और चंदेल राजवंश की राजधानी भी थी खजुराहो, इसको जान रखेंगे, खजुराहो उसकी राजधानी भी थी। दूसरा पॉइंट, इस राजवंश का संस्थापक कौन है? संस्थापक थे नुनुक, याद रखेंगे। इसके फाउंडर कौन थे? नुनुक थे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किसके दरबार में रहते थे? ठीक है, ऑप्शन ए है सामंत सेन, ऑप्शन बी है विसल देव, ऑप्शन सी है लक्ष्मण सेन, ऑप्शन डी है गोपाल। तो इसका उत्तर है लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन के ही दरबार में गीत गोविंद के रचयिता जयदेव रहते थे। या मान लीजिएगा इस बात को आप, या जान लीजिए, लक्ष्मण सेन जो थे ये सैन राजवंश के हैं, बंगाल का राजवंश है। ये पाल राजवंश के बाद आया था, याद रखेंगे, पाल राजवंश के बाद सैन राजवंश आया था। और लक्ष्मण सेन एक शासक थे। इन्हीं के दरबार में कौन है? जयदेव हैं, जिसकी रचना की थी इन्होंने? वह की थी गीत गोविंद की। याद रखेंगे, यह बल्लाल सेन के पुत्र थे। ठीक है, इनसे पहले जो राजा थे इनके पिता थे बल्लाल सेन, और बल्लाल सेन, ठीक है। तीसरा पॉइंट एक बात याद रखेंगे, लक्ष्मण सेन के ही समय में बंगाल पर मुसलमानों का राज स्थापित हो गया। ठीक है, और इसको स्थापित करने का श्रेय जाता है बख्तियार खिलजी को। बख्तियार खिलजी ये गौरी का दास था और उसका सेनापति भी था, दास और सेनापति। ठीक है, इसी के समय क्या हुआ? लक्ष्मण सेन के समय में ही वहाँ पर इस्लामिक सत्ता की स्थापना हो गई। जब लक्ष्मण सेन को पता चला कि बख्तियार खिलजी आ रहा है तो ये छोड़ छाड़ के राजधानी भाग गए। ठीक है, याद रख, इनकी राजधानी गौड़ हुआ करती थी, गौड़। बंगाल की राजधानी क्या थी उन दिनों? गौड़ थी, गौड़। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है राजपूतों से उत्पत्ति से संबंधित, और इसमें सूची 1 सूची 2 दिया हुआ है, इसको आपको मिलाना है। चलिए देखते हैं। पहला है कि एक बगल दिया हुआ है किसने क्या कहा है। एक दिए हुए हैं, पहला है ऑप्शन कि प्राचीन आदिम जनजाति से उत्पत्ति की बात करता है, दूसरा है विदेशी उत्पत्ति, और तीसरा है वैदिक आर्यों से उत्पत्ति। इधर ऑप्शन है आपका ए में भंडारकर, दूसरा है गौरीशंकर ओझा, तीसरा यानी सी जो है वो स्मिथ है। ठीक है, तो इसमें आप जान लीजिएगा इसका जो उत्तर होगा वो है ऑप्शन बी आपका। ठीक है, 1, 2, 3 जो विकल्प है इसके लिए जो ऑप्शन जो बी है सी, ए एंड बी वो सही है। यानी कि प्राचीन आदिम जनजाति से उत्पत्ति जो बोला गया है वो स्मिथ के द्वारा बोला गया है, विदेशियों से उत्पत्ति भंडारकर बोलते हैं, और वैदिक आर्यों से उत्पत्ति कौन बोलते हैं? ओझा बोलते हैं। तो ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न पर आइए। बंगाल में पाल वंश की स्थापना धर्मपाल ने की थी। दूसरा है गुजराती कवि सोढल ने गोपाल को उत्तरापत स्वामी कहा। ये दोनों स्टेटमेंट हैं। इसमें ऑप्शन है ए केवल 1 सही, बी केवल 2 सही, दोनों सही या दोनों गलत। तो इसमें डी जो ऑप्शन है दोनों गलत है, क्योंकि पाल राजवंश की स्थापना धर्मपाल ने नहीं की है, गोपाल ने की है, और ये जनता के द्वारा चुना गया था, जनता के द्वारा, जनता के हेल्प से बना है ये राजा, याद रखेंगे। ठीक है, और भी कुछ लोग हैं जो जनता की हेल्प से बने थे। रजिया माना जाता है, रजिया बेगम भी जनता के हेल्प से ही बनी है। ठीक है, चलिए जनता से। गोपाल थे संस्थापक। दूसरा, गुजराती कवि सोढल ये धर्मपाल के दरबार में रहते हैं, न कि गोपाल, और धर्मपाल को इन्होंने कहा था उत्तरापत स्वामी। ठीक है, उत्तरापत स्वामी किसको? धर्मपाल को कहा गया है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। एक बात याद रखेंगे यहाँ पर, एक बात और भी, कि ये जो धर्मपाल हैं इन्होंने बहुत ही है ना भवन निर्माण कला के बहुत ही
माने जाते हैं बंगाल में बहुत प्रमुख व्यक्ति हैं। इन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, याद रखेंगे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ये बौद्ध धर्म से संबंधित था, भागलपुर में, ठीक है, बिहार में भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय। सोमपुरी विहार का भी निर्माण किया था इन्होंने, सोमपुरी विहार, तो याद रखेंगे सोमपुरी विहार का भी निर्माण धर्मपाल ने किया है। और विक्रमशिला, ये आपको पता होगा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार पाल ने की थी, ठीक है, सॉरी कुमारगुप्त ने की थी, जो गुप्त वंश के थे, ठीक है। और ये विक्रमशिला धर्मपाल ने, पाल वंशीय शासक। और कवि सोढल किसके दरबार में रहते हैं? धर्मपाल के दरबार में। उन्होंने धर्मपाल को कहा है उत्तरापथ स्वामी। चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि पृथ्वीराज चौहान प्रथम को राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है, और पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जो सेकंड आपका स्टेटमेंट है, वह सोमेश्वर का पुत्र था। तो इसमें ऑप्शन ए है केवल एक सही, केवल दो सही, दोनों सही या दोनों गलत। तो एक बात याद रखेंगे वह यह है कि इसमें जो ऑप्शन केवल दूसरा है, केवल वो सही है, यानी बी, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान, याद रखेंगे इस बात को जान लीजिए, पृथ्वीराज चौहान थर्ड को राय पिथौरा कहा जाता है। किसको कहा जाता है? थर्ड को। और यही है व्यक्ति जिसने तराइन का प्रथम युद्ध किया, जो हुआ था 1191 में गौरी के साथ। फिर आपको पता ही है तराइन का द्वितीय युद्ध भी हुआ 1192 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए। पहले में जीत जाते हैं, दूसरे में हार जाते हैं। तो यदि प्रश्न आए कि तराइन के प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध में कौन था, तो पृथ्वीराज चौहान 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा और 4 भी होगा। तो याद रखेंगे कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ठीक है, इसी को राय पिथौरा भी कहा जाता है। और पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो है वो सोमेश्वर के पुत्र हैं। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तीसरा पॉइंट एक बात याद रखेंगे वह यह है कि पृथ्वीराज चौहान जो है उनका एक, है ना, पता होगा कि आपको पता ही है कि इनका एक लव अफेयर था संयोगिता से इनका लव अफेयर था। ये बेसिकली किसकी पुत्री थी? जयचंद्र की। जयचंद्र की पुत्री थी। जयचंद्र कहाँ के शासक थे? गढ़वाल। याद रखेंगे जयचंद्र कहाँ के शासक थे? गढ़वाल के शासक थे। इन्हीं की पुत्री थी संयोगिता, जिसके बारे में कहा जाता है इतिहास में कि उनको भगा करके, है ना, पृथ्वीराज चौहान ने शादी की थी। ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय की बात हो रही है। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं और जरा समझते हैं। कायस्थ जाति का पहली बार उल्लेख किस स्मृति में मिलता है? नारद स्मृति, कात्यायन स्मृति, ओशनम स्मृति या याज्ञवल्क्य स्मृति? तो इसका उत्तर जो होगा वो सी सही होगा। कायस्थ जाति का पहली बार उल्लेख ओशनम स्मृति में मिलता है। देखिए यदि आपसे कहा जाए कि कायस्थ का उल्लेख, तब तो आ जाएगा याज्ञवल्क्य स्मृति, ठीक है, क्योंकि इसमें कायस्थ को एक वर्ग के रूप में कहा गया है, ठीक है, एक समूह या वर्ग। तो पहली बार कायस्थ एक वर्ग के रूप में उल्लेखित किसमें हुए हैं? याज्ञवल्क्य स्मृति में। लेकिन यदि कायस्थ एक जाति के रूप में आया है तो वो हो जाएगा ओशनम स्मृति। अब ये स्मृति ग्रंथ क्या होते हैं आपको पता ही है। सामाजिक कानून पर शुरुआत में लिखी गई बुकों को स्मृति साहित्य कहते हैं, ठीक है, तो एक बात ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। आगे है अगला क्वेश्चन जो है वह यह है कि नौसेद चरित्र और खंड खाड के रचयिता श्रीहर्ष किसके दरबार में रहते थे? ठीक है, नौसेद चरित्र और खंड खाद के रचयिता श्रीहर्ष किसके दरबार में रहते थे? सोमेश्वर, पुष्प, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, कुमारपाल या जयचंद्र? सर ये जयचंद्र के दरबार में रहते थे। वह जयचंद्र जो गढ़वाल शासक था, ठीक है, और इसी की पुत्री थी रानी संयोगिता, ठीक है, इन्हीं के दरबार में रहते थे हर्ष, जिन्होंने बहुत अच्छी बुकें लिखी है, नौसेद चरित्र और खंड खाद्य, ठीक है। अगला है दिल्ली नगर के संस्थापक कौन है? ठीक है, तो दिल्ली में नगर के संस्थापक चौहान हैं, परमार हैं कि तुर्क हैं कि तोमर हैं?
तो माना जाता है कि दिल्ली के संस्थापक कौन थे? तोमर थे, इसलिए इसका उत्तर होगा डी सही। एक बात याद रखेंगे कि दिल्ली माना जाता है, जो आज की दिल्ली है, जो दिल्ली है बेसिकली वो 7 टाउन से मिलकर बनी है या 7 सिटीज से मिलकर बनी है, 7 नगरों से मिलकर बनी है। पहला नगर जो था वह बेसिकली आप कह सकते हैं कई सारे नगर हैं, ठीक है, और पहला नगर जो बसाया था वह था राय पिथौरा। राय पिथौरा था पहला नगर, और इसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, कई नगर बसे हुए हैं, जैसे कि एक है तुगलकाबाद। तुगलकाबाद जो मोहम्मद बिन तुगलक ने बसाया था, है ना, इसी को जहांपना नगर भी बोलते थे, ठीक है। कुछ और नगर भी हैं, जैसे कि आप इसको मान लीजिए, एक नगर ये भी है हुमायूं ने बसाया था, दीन पनाह, ठीक है। और अंतिम माना जाता है 7th, वह है आपका शाहजहां के द्वारा शाहजहानाबाद। यहीं पर आपका लाल किला है। तो लगभग 4 बता दिया, 3 रह गया, लेकिन हाँ 7 शहरों से मिलकर के दिल्ली बनी है। पहला है राय पिथौरा और सबसे अंतिम में क्या है? शाहजहानाबाद। इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न आते हैं, जरा देखा जाए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि कश्मीर से संबंधित है कि कश्मीर में कुछ राजवंश दिए हुए हैं, इसका क्रम बताना है। कारकोट वंश, उत्पल वंश या लोहार वंश, इसका सही क्रम क्या होगा? तो याद रखेंगे, सबसे पहले कश्मीर के बारे में जानने से पहले ये बात जान लीजिए, जब कश्मीर में मुस्लिम सत्ता की स्थापना नहीं हुई थी तब उस समय वहाँ पर हिंदू सत्ता थी, ठीक है, हिंदू राजा हुआ करते थे। माना जाता है पहला राजवंश था वो कारकोट राजवंश था। कारकोट वंश था, लगभग 724 AD के आसपास ये वंश रहा। सेकंड नंबर पर आया उत्पल और थर्ड में है लोहार। तो ये क्रम जो है ABC यानी ए वाला बिल्कुल सही है, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, जरा ध्यान देंगे, इसी से संबंधित है, कश्मीर से ही, कि ललितादित्य मुक्तापीड ने कश्मीर में सूर्य मंदिर मार्तंड मंदिर का निर्माण किया। दूसरा पॉइंट है ललितादित्य ने कश्मीर में परिहासपुर नगर की स्थापना की। कश्मीर के महानतम शासकों में से एक है ललितादित्य मुक्तापीड। तो इसमें ऑप्शन है A 1 सही, A B केवल 2, फिर C दोनों सही या D दोनों गलत। तो इसमें जो C है दोनों सही, बिल्कुल सही है कि ललितादित्य मुक्तापीड ने कश्मीर में सूर्य मंदिर मार्तंड मंदिर का निर्माण किया। साथ ही साथ ललितादित्य मुक्तापीड ने परिहासपुर नगर की भी स्थापना की कश्मीर में। और याद रखेंगे ये कारकोट राजवंश के हैं। किस राजवंश के थे? कारकोट राजवंश के थे। महानतम शासक हैं कारकोट राजवंश से, कौन? ललितादित्य मुक्तापीड। याद रखेंगे इस बात को। चलिए अब अगला आते हैं, अगले क्वेश्चन पर जरा देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जरा देखिए, कि देवपाड़ा प्रशस्ति लेख सैन वंशीय शासक विजय सैन से संबंधित है। देवपाड़ा प्रशस्ति, प्रशस्ति बेसिकली होता है जिसमें गुणगान किया गया हो राजा का, जैसे प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त का गुणगान किया गया है ना। तो देवपाड़ा प्रशस्ति लेख सैन राजवंश संबंधित विजय सैन का है। और दूसरा है दान सागर के रचयिता बल्लाल सेन है। तो याद रखेंगे इसमें ऑप्शन बी जो है वो सही है, दोनों सही हैं, ठीक है, याद रखेंगे ये बिल्कुल सही है। बल्लाल सेन के बारे में मैंने कहा ही, बल्लाल सेन का पुत्र लक्ष्मण सेन था और उसी के समय वहाँ पर मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुई थी। और देवपाड़ा प्रशस्ति अभिलेख विजय सैन का है, दोनों ही सैन वंश के शासक हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला बेसिकली बहुत इंटरेस्टिंग है, सूची 1 और सूची 2 से संबंधित है, ठीक है। जरा देखिए, पहला सूची में A B C दिया हुआ है, कुछ लेखक के नाम है जैसे जयदेव, धोई और हलायुद्ध। और इधर बुक का नाम है गीत गोविंद, पवनदूत और ब्राह्मण सर्वस्व। गीत गोविंद के बारे में तो पता ही है। तो याद रखेंगे ये तीनों ही ऑप्शन सही है, लगातार मिले हुए हैं, सूची 1 सूची 2। इसका विकल्प A B C बिल्कुल सही होगा। यानी गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव हैं, धोई पवनदूत के हैं, और हलायुद्ध जो लिखे हैं वो लिखे हैं, हलायुद्ध ने लिखा है ब्राह्मण सर्वस्व, धोई ने लिखा है
पवन दूत, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखेंगे, ये तीनों ही जो राइटर हैं, ये तीनों के तीनों ये किसके दरबार में रहते हैं? ये लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते हैं। सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन के दरबार में ये तीनों रहते थे। चलिए अब अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं, और बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग प्रश्न है, जरा देखा जाए। प्रश्न ये है कि अगला प्रश्न है कि महोबा का युद्ध 1182 एडी में पृथ्वीराज चौहान और परमर्ती देव के बीच हुआ था, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान और परमर्ती देव के बीच में हुआ था। दूसरा स्टेटमेंट है आपके पास में, वो यह है कि ध्यान देंगे, दूसरा स्टेटमेंट है कि इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के नायक अल्हा और उदल ने वीरतापूर्वक युद्ध किया। तो क्या ये सही है? देखिए, केवल एक सही, केवल दो सही, दोनों सही, दोनों गलत। तो याद रखेंगे इसमें केवल एक सही है, और इसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय है ना, वही सोमेश्वर का पुत्र, ठीक है। और इस युद्ध में अल्हा और उदल जो है ये बेसिकली पृथ्वीराज चौहान के सेनापति नहीं है, ये परमर्ती देव के सेनापति हैं, ठीक है। परमर्ती देव, ठीक है, परमर्ती देव के सेनापति हैं अल्हा और उदल। और एक बात याद रखेंगे, ये किस वंश के शासक हैं? चंदेल राजवंश है, ठीक है, चंदेल राजवंश। चंदेल राजवंश के शासक थे कौन? परमर्ती देव, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जरा देखते हैं बहुत अच्छा से हम लोग, है ना। तो याद रखेंगे अल्हा और उदल क्या है, और हाँ, बुंदेलखंड के एरिया में इनके बहुत गीत प्रचलित है, बुंदेलखंड के एरिया में, क्योंकि चंदेल राजवंश बुंदेलखंड के एरिया के थे। अगला प्रश्न है कश्मीर का नीरो किसे कहा जाता है? हर्ष, क्षमेंद्रगुप्त, ललितादित्य या अवंती वर्मन? याद रखेंगे राजा हर्ष कश्मीर के एक राजा हुए हैं, उन्हें ही नीरो कहा जाता है, ठीक है, नीरो ऑफ कश्मीर, हर्ष को। ये किस राजवंश के हैं? तो ये लोहार राजवंश के थे, ठीक है। और एक बात याद रखेंगे, जो नीरो है बेसिकली ये एक रोम का शासक था, ठीक है। ऐसा प्रचलित है कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था, ठीक है। तो वैसे ही हर्ष भी एक नॉट कैपेबल पर्सन रहे होंगे, तो कुछ ऐसे ही प्रश्न होंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस पाल शासक के काल में कैवर्तों ने विद्रोह किया? धर्मपाल, गोपाल, रामपाल और देवपाल? तो इसका उत्तर श्री है रामपाल। याद रखेंगे कैवर्तों का विद्रोह जो हुआ था वह रामपाल के समय हुआ था, ठीक है, कैवर्तों। और इस विद्रोह की चर्चा कौन करते हैं? एक बुक है रामपाल चरित्र, इस बुक को लिखा है संध्याकर नंदी ने, ठीक है। और इसी में बताया गया है कि कैवर्तों ने विद्रोह कर दिया, और इसी विद्रोह के बाद क्या हुआ, पाल राजवंश खत्म हो गया और गोपाल ने सैन्य राजवंश की स्थापना कर दी, कहाँ? बंगाल में, ठीक है। तो याद रखेंगे संध्याकर नंदी की बुक थी रामचरित्र। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि किस राष्ट्रकूट शासक ने हिरण्यगर्भ यज्ञ किया था? तो ऑप्शन है अमोघ वर्ष, कृष्ण द्वितीय, दंती दुर्ग या गोविंद द्वितीय? तो इसका उत्तर है दंती दुर्ग। याद रखेंगे राष्ट्रकूट राजवंश के ये संस्थापक भी हैं, दंती दुर्ग, याद रखिएगा राष्ट्रकूटों के संस्थापक हैं, ठीक है, राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक भी हैं। और राष्ट्रकूटों की राजधानी कहाँ थी? मान्यखेत, मान्यखेत इनकी राजधानी थी। दंती दुर्ग फाउंडर थे, माना जाता है हिरण्यगर्भ यज्ञ इन्होंने ही किया था। चलिए आगे अगला क्वेश्चन पर आते हैं, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस शासक के दरबार में आदि पुराण के लेखक जिनसेन और गणित सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य निवास करते थे? यानी कि आदि पुराण के लेखक कौन है? जिनसेन, और गणित सार संग्रह के लेखक कौन है? महावीराचार्य। ये किसके दरबार में रहते थे? जरा देखिए। पहला है अमोघ वर्ष, फिर दंती दुर्ग, फिर कृष्ण तृतीय और फिर है गोविंद द्वितीय। याद रखेंगे ये अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे। अमोघ वर्ष एक राष्ट्रकूट शासक है, ठीक है, एक राष्ट्रकूट शासक था। इन्हीं के, है ना, शासन में या इन्हीं के संरक्षण में ये दो महान विद्वान रहते थे। और इसी से संबंधित अगला प्रश्न है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जरा देखिए। अमोघ वर्ष ने कविराज मार्ग नामक ग्रंथ की रचना की। यह ग्रंथ कन्नड़ भाषा में लिखा हुआ है। याद रखेंगे ये दोनों ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है,
क्योंकि अमोघ वर्ष बहुत ही विद्वान है, तभी तो वो विद्वानों का आदर करते हैं, है ना। उन्होंने बुक लिखी है कविराज मार्ग, वो कन्नड़ भाषा में है, ठीक है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं, आगे आते हैं। अगला है, जरा देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन एक नहीं मिला हुआ है, इस पर ध्यान देंगे। अलबरूनी किताबुल हिंद, फिरदौसी मासीर आलमगिरी, उतबी तारीक यामिनी और बलादुरी किताब फुतुल उल बलदान। तो इसमें याद रखेंगे फिरदौसी जो सी है, जो टू है, सॉरी बीच वाला जो है, फिरदौसी की बुक जो है, फिरदौसी की बुक का नाम है शाहनामा। और ये जो बुक है कि मासीर आलमगिरी, ये औरंगजेब के शासनकाल में साकी मुस्तैद खान ने लिखी थी। किसने लिखी थी? साकी मुस्तैद खान ने लिखी थी, ठीक है। तो और ये औरंगजेब के पीरियड का, और हाँ आलमगीर औरंगजेब का ही एक नाम है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे एक अन्य नाम है। चलिए आगे पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन गजनी के आक्रमण से संबंधित है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि गजनी के आक्रमणों का क्रम लगाएं। नगरकोट, हिंदुशाही राजवंश, गुजरातों पर आक्रमण या जाटों का विद्रोह या जाटों पर आक्रमण। तो याद रखेंगे नगरकोट, नगरकोट पर इसने आक्रमण किया है 1006 में। हिंदुशाही राजवंश, हिंदुशाही राजवंश पर किया गया है लगभग 919,000 के आसपास, ठीक है। गुजरात, गुजरात पर किया गया है 1025 और जाटों पर किया गया है 1027। याद रखेंगे सच्चाई यह है कि गजनी का पहला आक्रमण हिंदुशाही राजवंश पर होता है, शासक थे जयपाल, और याद रखेंगे कि जयपाल ने आत्महत्या की थी क्योंकि गजनी के पहले भी उसके पिताजी ने आक्रमण किया था, नाम है सुबुक्तुगीन। सुबुक्तुगीन ने भी जयपाल को हराया और उसके बाद कुछ दिनों के बाद उसका बेटा महमूद गजनवी ने भी जयपाल यानी कि हिंदुशाही राजवंश के शासक को हराया। तो बाप और बेटा दोनों से हारने के कारण क्या हुआ, इन्होंने इंसल्ट महसूस किया और आत्महत्या कर ली। क्रम आप देख सकते हैं, आप लगा सकते हैं, इसको सही से आप जान गए। और गजनी ने कुल मिलाकर के भारत में 17 बार आक्रमण किया। अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हम लोगों का वह है कि महमूद गजनवी पहला मुस्लिम शासक था जिसने भारत पर आक्रमण किया, और महमूद गजनवी के आक्रमण का मकसद साम्राज्य स्थापना थी, ठीक है। तो याद रखेंगे कि ये दोनों ही गलत है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही है, क्योंकि पहला आक्रमणकारी गजनी नहीं था, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी गजनी नहीं था जिसने भारत पर आक्रमण किया। बेसिकली गजनी एक तुर्क है, ठीक है, और तुर्कों में भी पहला आक्रमण किसने किया है? सुबुक्तुगीन ने किया है, इसके पिताजी यानी पिता। तो यदि प्रश्न ये होता कि पहला तुर्क जिसने भारत पर आक्रमण किया, तब आप कहते सुबुक्तुगीन, लेकिन पहला मुस्लिम कौन है? तो वो एक अरबी है, एक अरबी व्यक्ति है जिसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम। इसने 712 एडी में सिंध पर आक्रमण किया था। तो याद रखेंगे पहला मुस्लिम आक्रमणकारी अरबी था मोहम्मद बिन कासिम, उसने 712 में सिंध पर आक्रमण किया था, ठीक है। ये तो गलत है। और पहला तुर्क भी नहीं है गजनी, पहला तुर्क कौन है? उनके पिताजी जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। दूसरा है महमूद गजनवी का मकसद साम्राज्य निर्माण था, बिल्कुल नहीं था, केवल लूट लूट और लूट था। यहाँ पर एक बात ध्यान देंगे, गजनी का सेनापति तिलक है, उसका एक हिंदू सेनापति भी था, उसका नाम क्या था? तिलक था, ठीक है। चलिए आगे, अब आगे देखते हैं। और मैंने कहा भी कि गजनी ने कितनी बार भारत पर आक्रमण किया था, तो मैंने थोड़ा देर पहले बोला था गजनी ने भारत में कुल मिलाकर के 17 बार आक्रमण किया था।
अगला प्रश्न है बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न, जरा देखते हैं अगला प्रश्न। ठीक है, कि किस राजवंश में महिलाओं को उच्च पद पर प्रदान किया जाता था। ठीक है, तो याद रखेंगे इसका उत्तर है चालुक्य वंश। चालुक्य वंश में महिलाओं को बहुत ही उच्च पदों पर दिया गया है। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि किस वंश में क्या कहता है कि राजाओं ने महिलाओं को उच्च पद प्रदान किया, तो चालुक्य वंश, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे अगला प्रश्न देखते हैं।